दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका सी टेट 2016 21 फरवरी 2016 को सी टेट जूनियर स्तर की जो परीक्षा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए हुई थी सेकंड शिफ्ट में अर्थात द्वितीय पाली में, उस परीक्षा में जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे टोटल 4 पार्ट से। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ये सॉल्व पेपर होगा 21 फरवरी 2016 जूनियर स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आप सभी को सी टेट प्राइमरी लेवल की सारी जो 2011 से लेकर 2019 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो टोटल सारे पेपरों का सॉल्यूशन वीडियो आप सभी को हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के जितने पेपर हुए हैं सी टेट पेपर फर्स्ट में अर्थात प्राथमिक स्तर के लिए वो सारे सॉल्यूशन वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपका पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पहला प्रश्न पूछा गया था सी टेट 2016 जूनियर स्तर की परीक्षा में। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधताएं पर आधारित विभिन्नताएं। अब इसमें नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब कूट है, पहला है केवल 2, दूसरा है कि 1 और 2 दोनों, तीसरा है न तो 1 और न ही 2, चौथा है केवल 1। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा विकल्प सबसे राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषा, लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक आदि के रूप में हो सकती हैं। अतः एक शिक्षक के लिए इन सभी विभिन्नताओं पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में ऑप्शन दूसरा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। पहला है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, दूसरा निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, तीसरा सकल आकलन को बढ़ावा देता है, चौथा आकलन को सीमित कर देता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, आकलन को सीमित कर देता है। क्योंकि मूल्यांकन एक वृहद संकल्पना है जिसमें विविध आयाम समाहित होते हैं, ऐसे में केवल कागज पेंसिल द्वारा किया गया आकलन को सीमित कर देता है, जो आकलन के एक पक्ष को ही दर्शाता है। इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला उसके प्रति संकेत करे जिसे वो बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा, दूसरा बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, तीसरा विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे, और चौथा वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि शिक्षिका को यही करना चाहिए, शिक्षिका को चाहिए कि वह बधिर बच्चे को उस जगह पर बैठाए जहां से बच्चा उस शिक्षिका के होठ और चेहरे को देख करके समझ सके कि आखिर में शिक्षिका क्या बताना चाहती है। तो चौथा प्रश्न है एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। पहला उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, दूसरा अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, तीसरा कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, और चौथा उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्यों सही होगा? क्योंकि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों से तात्पर्य है वे बच्चे जो समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं। कक्षा में ये बच्चे हीन भावना के शिकार होते हैं, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि बिना भेदभाव के कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल का परिचय दे।
पांचवा प्रश्न है, अधिगम निरोगता वाले बच्चे पहला कुछ भी नहीं सीख सकते, दूसरा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तीसरा बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, चौथा बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सेकंड अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम निरोगता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहला, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, दूसरा, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, तीसरा, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, और चौथा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो दोस्तों 6वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। क्योंकि बच्चों के सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहे। यही ऑप्शन जो आपका चौथा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6वें नंबर के प्रश्न में। 7वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। चौथा, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से उचित व्यवहार करने के लिए उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को नियमित विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वंचित वर्गों का भी सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। समावेशी शिक्षा में वे बच्चे भी शामिल होते हैं जो देखने सुनने में अक्षम हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं या जिन्हें निकाल दिया गया है। तो 8वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। पहला, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तीसरा, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। चौथा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय उन विधियों से है जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए 8वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। पहला, अनुबंधन। दूसरा, रट कर याद करना। तीसरा, अनुकरण। चौथा, अर्थ निर्माण। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन चौथा जो है अर्थ निर्माण, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अर्थ निर्माण सीखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अनुबंधन, रट कर याद करना तथा अनुकरण सीखने के अवैज्ञानिक तरीके हैं, इसलिए आपका 9वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प अर्थ निर्माण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पहला, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। और चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वाइगोत्स्की का विचार था कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प 10वें नंबर के प्रश्न में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। पहला है, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। दूसरा, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। तीसरा, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। और चौथा, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा सीख सकती है, कर सकती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि आधारभूत सहायता शिक्षक का एक विशिष्ट गुण होता है। यह शिक्षार्थियों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस गुण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के अलावा व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित भी करता है। वह समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों को बताता है कि बार बार प्रयास करने से सहज समस्या का समाधान हो जाता है। 18वां प्रश्न है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें पहला विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, दूसरा परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, तीसरा समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, और चौथा कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा में अनेक विभिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं, उनके सीखने की विविध शैलियाँ होती हैं। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, अतः उनके आकलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य एवं परीक्षण दिए जाएं। इससे आसानी से विविधतापूर्ण शैलियों वाले बच्चों का आकलन हो जाता है। 13वां प्रश्न है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, दूसरा बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना, तीसरा बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, चौथा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की गलत धारणाओं को वर्तमान में वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति प्रचलन में है। वैकल्पिक धारणाएं कहने का तात्पर्य यह है, यह पहचानना कि बच्चों की अपनी एक अलग सोच हो सकती है जो प्रौढ़ों की सोच से अलग भी हो सकती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 13वें नंबर के प्रश्न में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? पहला, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, तीसरा बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, और चौथा व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक की भूमिका चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराने की अवश्य हो। 15वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। दूसरा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों। तीसरा, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। और चौथा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है, और यह केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। 16वां प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? पहला, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। और तीसरा, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और सीखने में अनेक तत्व सहायक होते हैं। शिक्षण संस्थान, सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि का नाम इनमें प्रमुखता से लिया जा सकता है। समाज में घटित होने वाली घटनाएं एवं क्रियाएं भी सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं, इसलिए आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पहला, व्याख्यान, दूसरा निर्देश, तीसरा पुरस्कार, चौथा संवाद। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प संवाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संवाद प्रक्रिया बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। इसका कारण है कि संवाद एक सामूहिक प्रक्रिया है, इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वहीं व्याख्यान
निर्देश एवं पुरस्कार एक तरफा प्रक्रिया होती है। यह बच्चों को सीखने में संवाद प्रक्रिया जितनी कारगर नहीं होती है, इसलिए आपका 17वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प संवाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। दूसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और चौथा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है यह कथन सही है। इस भिन्नता का कारण वंशानुक्रम और वातावरण होता है। 19वां प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। पहला 2 से 6 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष से 11 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष के बाद और चौथा जन्म से 2 वर्ष। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प 6 से 11 वर्ष तक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें गर्भावस्था होता है आपका गर्भाधान से जन्म तक, शिशुअवस्था होता है जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक और चौथा होता है किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की मध्य बचपन अवधि होती है और बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 वर्ष से 11 वर्ष के अंतर्गत आती है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन पहला ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तीसरा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 20वें नंबर के प्रश्न में। 21वां प्रश्न है, डैश 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 एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। पहला सीखना, दूसरा परिपक्वता, तीसरा विकास और चौथा समाजीकरण। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प समाजीकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाज के द्वारा मानव को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 22वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पहला भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा अनुकरण, तीसरा पुनर्बलन, चौथा भाषा। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्यों? क्योंकि पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, ये शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, अर्थात भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। 23वां प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पहला लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तीसरा अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन और चौथा अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के दूसरे काल पूर्व संक्रियात्मक काल में बालक स्व केंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क में ज्ञानार्जन करता है, अर्थात उसमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता का विकास हो जाता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? पहला अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा करता है, दूसरा नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, तीसरा सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, और चौथा दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करता है, यह युग्म जो है बिल्कुल राइट होगा। 25वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, पहला
प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। 20वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला, पुनर्बलन से। दूसरा, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तीसरा, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। चौथा, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं होता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प उसके सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष पहला सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। और चौथा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो दोस्तों 27वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तीसरा, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। और चौथा, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाती है। 29वां प्रश्न है, भाषा पहला हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। चौथा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृति जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 29वें नंबर के प्रश्न में। 30वां और आखिरी प्रश्न होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है। पहला, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। दूसरा, लिंग स्थिरता। तीसरा, लिंग सशक्तिकरण। चौथा, लिंग रूढ़िबद्धता। तो दोस्तों 30वें और आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प लिंग रूढ़िबद्धता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी महिला को शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में दर्शाया जाना लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। लिंग रूढ़िबद्धता के अनुसार महिलाएं केवल घरेलू कामकाज में ही सक्षम हो सकती हैं। डॉक्टर एवं पायलट का पेशा केवल पुरुषों का है, इसमें महिलाएं नहीं आ सकती। इसलिए आपका चौथा विकल्प लिंग रूढ़िबद्धता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा भाग है आपका सामाजिक अध्ययन विज्ञान का, और दूसरे भाग में 31 नंबर पर आपका प्रश्न है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। पहला, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। दूसरा, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तीसरा, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। और चौथा, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो दोस्तों 31वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऋतु प्रवास से अभिप्राय नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता होती है। ऋतु प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है। पहाड़ी जनजातियां अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार घाटी एवं पर्वतीय भागों में प्रवास करती है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। शैलों के प्रकार दिया है, फिर उसके बाद से आपका उदाहरण दिया है। इसमें ए है अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बी बहिर्भेदी आग्नेय शैल, सी है अवसादी शैलें और डी है कायांतरित शैलें। अब इसमें पहला चूना पत्थर उदाहरण में
दूसरा बलुआ पत्थर, तीसरा बेसाल्ट, चौथा ग्रेनाइट। अब इसमें कूट दिया है, अब इस कूट के हिसाब से ABCD आपका दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प दिया है। अब दोस्तों 32वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प यानी कि ए का चौथा होगा, अर्थात ए का चौथा यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। और बी का तीसरा यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैलें बेसाल्ट होती हैं। और सी का दूसरा मतलब यानी कि अवसादी शैलें बलुआ पत्थर होती हैं। और डी का पहला हो जाएगा यानी कि चूना पत्थर यानी कि कयांतरित शैलें जो होती है वो आपका चूना पत्थर का उदाहरण होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 32वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? पहला है प्रेयरी, दूसरा सवाना, तीसरा पंपास, चौथा वेल्ड। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा प्रेयरी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चिनूक नामक स्थानीय पवन प्रेयरी जलवायु क्षेत्र में चलती हैं। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर चलती है। यह हवा पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इनके आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं, इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेयरी। 34वां प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल और चौथा समताप मंडल। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बाह्य मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल में पाई जाने वाली परत आयन मंडल आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। यह परत बाह्य मंडल थर्मोस्फीयर का ही एक भाग होता है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक होती है। इसमें आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर के 840 किलोमीटर तक रहता है। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प बाह्य मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पहला सूती वस्त्र, दूसरा नायलॉन, तीसरा जूट, चौथा सिल्क। तो दोस्तों 35वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा चौथा, अर्थात सिल्क। क्योंकि सुनहरी जरी सिल्क की एक किस्म होती है। इसका प्रयोग साड़ी निर्माण में किया जाता है। कांचीपुरम की सिल्क साड़ियों में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है। कांचीपुरम की सिल्क साड़ियाँ सुनहरी जरी के प्रयोग से बेहद मुलायम और आकर्षक हो जाती हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प सिल्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है? पहला किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, दूसरा एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, तीसरा भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप और चौथा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो दोस्तों 36वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पृथ्वी के एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात एक बार फिर समझ लीजिए, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से होता है, अर्थात जन घनत्व जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से संबंधित होता है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 37वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला आखनन, दूसरा कूपक, तीसरा कूपकी खान, चौथा विवृत खनन। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प आखनन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों को बाहर निकालने के लिए आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। आखनन विधि खनन की एक कम खर्चीली प्रक्रिया है। आखनन विधि के द्वारा जमीन के कम गहराई में स्थित खनिजों को खोद कर निकाला जाता है। इसे सतही खनन भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? पहला लघु आकार, दूसरा संयुक्त क्षेत्र, तीसरा बृहद आकार और चौथा सहकारी क्षेत्र। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प लघु आकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टोकरी बुनाई लघु आकार के उद्योगों में शामिल होता है। लघु आकार के उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करते हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए आपका पहला विकल्प लघु आकार राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर पर यह प्रश्न है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? पहला, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। दूसरा, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है।
तीसरा, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तानाशाही शासक अपने राज्य में सर्वे सर्वा होता है, उसके द्वारा शासन के समस्त कार्य संपन्न कराए जाते हैं तथा सभी अंतिम निर्णय वही लेता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा महानदी। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, कावेरी, क्योंकि कृष्णराज सागर बांध मैसूर कर्नाटक में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 125 फीट तथा लंबाई 3.5 किलोमीटर है। 41 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पहला, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, दूसरा पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, तीसरा पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, और चौथा पुत्री पुत्रियों पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार मृतक पिता की संपत्ति में पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों का अब समान अधिकार होगा। इससे पहले के हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था, इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा महात्मा गांधी। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। स्वाधीनता संग्राम में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस मुहावरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 43 नंबर पर प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। दूसरा, जनपद ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। इसमें पहला है आपका 1 गलत है और 2 सही, दूसरा 1 और 2 दोनों सही, तीसरा 1 और 2 दोनों गलत है और चौथा 1 सही है और 2 गलत है। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों गलत है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिला स्तर पर विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद करती है, न कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने का कार्य जिला परिषद का है। इसमें जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प जो है 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। पहला गलत है और दूसरा सही है। दूसरा 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा 1 और 2 दोनों गलत है और चौथा 1 सही है और 2 गलत है। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों गलत है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि सभी स्तरों के विभागों की कार्यप्रणाली तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी न्यायालय में याचिका नहीं दाखिल करनी पड़ती है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका में इनमें से कौन थी? पहला मुमताज अली, दूसरा रास सुंदरी देवी, तीसरा पंडिता रमाबाई और चौथा रुकैया सखावत हुसैन। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प रुकैया सखावत हुसैन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन है। ये बंगाल की लेखिका, विचारक एवं शिक्षाविद थी। इनका जन्म वर्ष 1880 में हुआ था। 46 नंबर पर जो प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? पहला ज्योतिराव फूले, दूसरा श्री नारायण गुरु, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा EV रामास्वामी पेरियार। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा ज्योतिराव फूले, क्योंकि
गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने की थी। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में 1827 को हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक एवं दलित चिंतक थे। 45 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। पहला, ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। और तीसरा, कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। चौथा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 47वें नंबर के प्रश्न। और 48वां प्रश्न है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। पहला, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और तीसरा, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। चौथा, निर्वाचित प्रतिनिधि। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय लोगों के ऐसे समूह से है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अंतर्गत कैबिनेट, राज्य स्वतंत्र प्रभार आदि के मंत्री आते हैं। 49 नंबर पर जो प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा, शिक्षा का अधिकार। तीसरा, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। चौथा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार भी शामिल है। 50वां प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। पहला, प्रधानमंत्री। दूसरा, अध्यक्ष। तीसरा, उपराष्ट्रपति। और चौथा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्योंकि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रायः शासन संबंधी सभी कार्य तथा निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। वह दल का नेता भी होता है। इसलिए आपका पहला विकल्प प्रधानमंत्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है। तीसरा, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा, पहला और तीसरा। और तीसरा, 1, 2 और 3। चौथा, 1 और 2। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान अपने वातावरण तथा उनमें उपस्थित लोगों का अध्ययन करता है। साथ ही साथ यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःनिर्भरता और अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का स्वरूप अत्यधिक व्यापक है। अतः तीनों कथन बिल्कुल सही है। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। पहला, अर्थशास्त्र। दूसरा, दर्शन शास्त्र। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा, मनोविज्ञान। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषयों से संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित हैं। इसलिए आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल 52 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। तीसरा, यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। और चौथा, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि इससे बच्चों को वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में मदद मिलती है। इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। इससे वह वर्तमान की समस्त घटनाओं को आसानी से समझ भी लेते हैं। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। पहला, कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें। दूसरा, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। तीसरा, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें। और चौथा, शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम अपने वृत्तांतों का भी प्रयोग करते हैं जिससे हम अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें।
55 नंबर पर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि पहला, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। और चौथा, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, इसलिए तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? पहला, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। दूसरा, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तीसरा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। चौथा, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत अध्यापक कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां, विद्यालय प्रभावशीलता, विद्यालय का बुनियादी ढांचा, सामुदायिक भागीदारी आदि को शामिल किया जाता है। यह केवल सहगामी पक्षों का सम्मेलन नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर प्रश्न है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। दूसरा, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। पहला केवल 2, दूसरा 1 और 2 दोनों, तीसरा न तो 1 और न ही 2, चौथा केवल 1। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प केवल 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह सभी विद्यार्थियों की गरिमा को सुनिश्चित करे तथा संवेदनशीलता के साथ विषय पर चर्चा शुरू करे। शिक्षक द्वारा लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर बल न दे करके उन्हें समान रूप से प्रोत्साहित करें, उनमें भेदभाव न करें, इसलिए आपका केवल 1 जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? पहला, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग है। दूसरा, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तीसरा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और चौथा, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। 59 नंबर पर प्रश्न है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखी चित्रण को चुनेंगे? पहला, समय रेखा आरेख। दूसरा, प्रवाह आरेख। तीसरा, दंड आरेख। और चौथा, चक्र आरेख। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प चक्र आरेख बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित तथा अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करने के लिए चक्र आरेख का प्रयोग करना सबसे उचित होगा। 60 नंबर पर प्रश्न है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। पहला, यह एक आनंददायी मूल्यांकन का सही तरीका है। दूसरा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों को आनंद लेने का माध्यम है। चौथा, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कला एक ऐसा आकलन स्रोत है जो अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने के अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक विज्ञान विषय में आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 61 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? पहला, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। दूसरा, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तीसरा, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। चौथा, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमंडलीय तापन से संबंधित मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण एक द्वितीयक स्रोत है। शेष दिए गए सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा
आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? पहला स्व आकलन, दूसरा संकलनात्मक आकलन, तीसरा रचनात्मक आकलन, चौथा समकक्षी आकलन। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प स्व आकलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्व आकलन में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके आधार पर अपना आकलन करता है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए गए मानदंड के आधार पर अपनी परियोजना का आकलन स्व आकलन का उदाहरण होता है। 63 नंबर पर प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? पहला सामाजिक और राजनीतिक जीवन, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा भूगोल, चौथा इतिहास। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सामाजिक और राजनीतिक जीवन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में नागरिक शास्त्र की नामावली में परिवर्तन कर इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया गया है। 64 नंबर पर यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा समानता, तीसरा सहयोग और चौथा प्रतियोगितात्मकता। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प प्रतियोगितात्मकता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में हम प्रतियोगितात्मकता पर सबसे कम बल देंगे, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता तथा सहयोग पर सबसे अधिक बल देंगे। 65 नंबर पर प्रश्न है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला परियोजना का आकलन, दूसरा पाठ के अंत में आकलन, तीसरा सत्र के समाप्त होने पर आकलन, चौथा कक्षा के दौरान आकलन। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सत्र के समाप्त होने पर आकलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य सत्र की समाप्ति पर उनका समग्र आकलन करना है। संकलनात्मक आकलन के आधार पर शिक्षार्थियों के मानसिक, व्यवहारिक, निर्णय एवं निर्माणात्मक कौशल का आकलन किया जाता है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर पर प्रश्न है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? पहला प्रतीक अध्ययन विधि, दूसरा क्षेत्रीय विधि, तीसरा कार्यशाला विधि, चौथा सर्वेक्षण विधि। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प प्रतीक अध्ययन विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब कक्षा में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख विषय पर पढ़ाना हो तो हम इसे पढ़ाने के लिए प्रतीक अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। इससे विद्यार्थी संबंधित विषय को सहजता से ग्रहण कर सकेंगे। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? पहला समस्या समाधान विधि, दूसरा स्रोत विधि, तीसरा मानसिक चित्रण विधि और चौथा परियोजना विधि। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प स्रोत विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए स्रोत विधि सबसे अधिक प्रासंगिक होगी, क्योंकि इन स्रोतों को प्रत्यक्ष देखकर विद्यार्थी उसे आसानी से समझ लेंगे। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? पहला मुख्य धारा के विचार, दूसरा विद्यालय की आधारभूत संरचना, तीसरा वार्षिक परीक्षा, चौथा विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प विद्यालय का बाह्य वातावरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन विद्यालय के बाहर वातावरण के साथ जुड़ना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? पहला वर्षा, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायुदाब, चौथा तापमान। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प वर्षा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्षा के आंकड़े किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, जिसके कारण इन्हें दंड आरेख द्वारा सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके विपरीत आर्द्रता, वायुदाब, तापमान आदि के आंकड़ों के साथ साथ अन्य आंकड़े भी जुड़े होते हैं, जिन्हें दंड आरेख से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका पहला विकल्प वर्षा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। पहला मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, दूसरा शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, तीसरा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना और चौथा आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक स्थितियों के साथ साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियों का अध्ययन कर सक्षम समझ विकसित की जा सकती है। 71 नंबर पर प्रश्न है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? पहला पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत, चौथा हिंदी। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा संस्कृत,
क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट ने गणित की प्रमुख पुस्तक आर्यभट्टियम की रचना संस्कृत भाषा में किया था। वे गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वे पटना बिहार के रहने वाले थे। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला सांची, दूसरा थोटलाकुंडा, तीसरा बोध गया, चौथा सारनाथ। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सारनाथ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 73 नंबर पर प्रश्न है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? पहला पाल चोल पांड्य, दूसरा चोल चेर पांड्य, तीसरा चेर पाल राष्ट्रकूट, चौथा चोल राष्ट्रकूट पांड्य। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प चोल चेर पांड्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संगम कविताओं में चोल चेर पांड्य तीनों राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। 74 नंबर पर जो प्रश्न है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? पहला चोल, दूसरा कुषाण, तीसरा पांड्य, चौथा मौर्य। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प मौर्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रामपुरवा स्तंभ शीर्ष पर उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर सांड की आकृति उत्कृष्ट है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। 76 नंबर पर जो प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? पहला रामानुज, दूसरा बसवण्णा, तीसरा अलम्मा प्रभु, चौथा शंकर। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प रामानुज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने किया है। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने अपने विचारों एवं कार्यों से नवीन युग की नींव भी रखी थी, इसलिए आपका पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर पर प्रश्न है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पहला ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, दूसरा खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, तीसरा पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, चौथा खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उनका संग्रह किया जाता है। 77 नंबर पर प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, दूसरा यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तीसरा इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, चौथा यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में बाशव ने वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की थी। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। यह शैव धर्म को मानता था तथा शिव की पूजा करता था, इसलिए आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर पर प्रश्न है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। पहला 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा 1 सही है और दूसरा गलत है, चौथा 1 गलत है और दूसरा सही है। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 1 सही है और 2 गलत है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदगा अपने मालिक पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते थे तथा सुल्तान मालिक उन पर पूर्ण विश्वास भी करते थे तथा अनेक कार्यों के लिए उन पर निर्भर भी थे, इसलिए आपका 78 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, 1 सही और दूसरा गलत। 79 नंबर पर प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? पहला क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा फाजियन, तीसरा जुयन जंग, चौथा वास्को डी गामा। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, क्योंकि इटली का प्रमुख यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में भारत की खोज हेतु निकला था। वह समुद्री मार्ग के रास्ते भारत पहुंचना चाहता था, परंतु वह अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था।
80 नंबर पर यह प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? पहला चेर, दूसरा पांड्य, तीसरा कुषाण, चौथा चोल। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा चेर, क्योंकि चेर राजवंश वर्तमान केरल में स्थित एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल और पांड्य इसके पड़ोसी राजवंश थे। 81 नंबर पर प्रश्न है, वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? पहला, गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। दूसरा, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। तीसरा, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। चौथा, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1906 में असम में संग्राम संगमा का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण औपनिवेशिक वन कानून थे। इस कानून के तहत आदिवासियों का वन पर से अधिकार छीन लिया गया था। 82 नंबर पर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 9 के बराबर थी। दूसरा, इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तीसरा, इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। चौथा, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु बनाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, परंतु कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया। इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया तथा आयोग के भारत पहुंचने पर साइमन गो बैक के नारे लगाए। 83 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। दोस्तों इसमें बाएं साइड में है आपका आंदोलन संगठन, दाहिने साइड में है आपका सुधारक। ए है ब्रह्म समाज, बी युवा बंगाल आंदोलन, सी रामकृष्ण मिशन, डी अलीगढ़ आंदोलन। और सुधारक में है स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां। तीसरा है हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसमें आपका कूट दिया गया है ए बी सी डी और इसके अलावा 1 2 3 4 आपका विकल्प दिया गया है। अब 83 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, यानी कि ए का 4 होगा, अर्थात ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन का हो जाएगा आपका हेनरी लुइस और रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन का हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका चौथा विकल्प जो है 83 नंबर के प्रश्न में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर पर प्रश्न है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? पहला केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा तमिलनाडु। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए वर्ष 1952 में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की। इसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 85 नंबर पर प्रश्न है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? पहला मौलाना आज़ाद, दूसरा सर सैयद अहमद खां, तीसरा बाजी मोहम्मद, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प मौलाना अहमद आज़ाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म नवंबर 1888 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 86 नंबर पर प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? पहला मकर रेखा मकर वृत्त, दूसरा कर्क रेखा कर्क वृत्त, तीसरा आर्कटिक वृत्त, चौथा भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कर्क रेखा कर्क वृत्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा कर्क वृत्त आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य भाग बीचों बीच से होकर गुजरता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। ये आपके जो राज्य होते हैं वो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा झारखंड से होते हुए कर्क रेखा निकल जाती है।
87 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पहला, देशांतरों के मध्य की दूरियां। दूसरा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तीसरा, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। चौथा, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर दिन होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, इसे पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। 88 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सेम टू सेम ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। वनस्पति के प्रकार बाएं साइड में, दाएं साइड में पौधों की प्रजातियां। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी है कटीली झाड़ियां, डी है मैंग्रोव वन। और पौधों की प्रजातियां है आपका सुंदरी, दूसरा बबूल, तीसरा महोगनी, चौथा साल। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका ये कूट दिया हुआ है ए बी सी डी, और इसके अलावा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प दिया गया है। अब 88 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही जोड़ा होगा वो आपका ऑप्शन 4 यानी कि ए का 3 होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन आपका महोगनी होगा। बी का चौथा होगा अर्थात आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का आपका साल होगा। और सी का दूसरा यानी कि आपका कटीली झाड़ियाँ का बबूल होगा। और मैंग्रोव वन का आपका पहला हो जाएगा यानी कि सुंदरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 88 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर पर प्रश्न है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? पहला अफ्रीका, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अंटार्कटिका, क्योंकि भारत द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री दक्षिण गंगोत्री भारती नामक शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें दक्षिण गंगोत्री सेंटर को अब बंद कर दिया गया है, इसलिए आपका 89 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प अंटार्कटिका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका सामाजिक अध्ययन विज्ञान में महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। दूसरा है आपका शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। पहला और 2 दोनों सही है। दूसरा 1 गलत और 2 सही। तीसरा 1 और 2 दोनों गलत है। चौथा 1 सही है और 2 गलत है। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 1 सही है और 2 गलत है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उष्ण अथवा गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, जबकि ठंडी या शीत महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। अतः दिए गए कथनों में से आपका 1 सही है, परंतु दूसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सामाजिक अध्ययन के बेहद महत्वपूर्ण 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों तीसरा भाग है आपका हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा में आपका क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक के जो प्रश्न होंगे वो इस गद्यांश से होंगे। तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो दोस्तों 91 नंबर पर इस गद्यांश से जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, पहला वे कहीं और से आए हैं, दूसरा उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं, तीसरा वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, चौथा वे भारत में ही जन्मे हैं। तो दोस्तों 91 नंबर पर जो प्रश्न है इस गद्यांश के हिसाब से जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा। उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गद्यांश में दिया भी हुआ है। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? पहला तबला, दूसरा झांझ, तीसरा वीणा, चौथा बांसुरी।
तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प वीणा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वीणा वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। दूसरा, कुछ वाद्य यंत्र गज से भी बजाए जाते हैं। तीसरा, प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। और चौथा, भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा, और यही इसमें सही होगा, क्योंकि दिए गए गद्यांश में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। 94 नंबर पर प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। पहला, साहित्यिक ग्रंथ। दूसरा, वाद्य यंत्र। तीसरा, कलाकार। चौथा, प्राचीन यंत्र। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प वाद्य यंत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए गद्यांश के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास जानने में वाद्य यंत्र सहायक हैं, इसलिए दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। पहला, सर्वनाम। दूसरा, विशेषण। तीसरा, क्रिया। चौथा, संज्ञा। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विशेषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय एक विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग होता है। 96 नंबर पर प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? पहला, भारतीय। दूसरा, शीघ्रता। तीसरा, विशाल। और चौथा, प्रचलित। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प प्रचलित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रचलित में प्र उपसर्ग तथा इत प्रत्यय है, अतः प्रचलित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। 97 नंबर पर प्रश्न है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा, सुमेरी संस्कृति में। तीसरा, पुराणों में। चौथा, भारतीय सभ्यता में। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में। क्यों? क्योंकि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं, ये आपका गद्यांश में दिया हुआ है। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, जन्म शब्द का समानार्थी है। पहला, उत्पत्ति। दूसरा, उल्लेख। तीसरा, विद्यमान। चौथा, प्रयुक्त। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि जन्म का समानार्थी शब्द आपका उत्पत्ति भी होता है। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, भूखंड शब्द के समास हैं। पहला, कर्मधारय। दूसरा, द्वंद्व। तीसरा, द्विगु। चौथा, तत्पुरुष। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 99 नंबर के प्रश्न में आपका भूखंड का जब भू का खंड करेंगे तो यह आपका तत्पुरुष समास में आएगा। अब दोस्तों 100 से लेकर के 114 तक के जो प्रश्न होंगे उसमें सबसे सही विकल्प को चुन करके बताना है। तो 100 नंबर पर जो प्रश्न है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश 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 होना चाहिए। पहला, जुड़ाव। दूसरा, समरूपता। तीसरा, समरसता। चौथा, अलगाव। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प समरूपता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, जिससे उसे भाषा अधिगम में कठिनाई न हो। 101 नंबर पर प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप। पहला, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। दूसरा, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। तीसरा, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। और चौथा, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है तो अध्यापक को उसे हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाना चाहिए। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। दूसरा, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। तीसरा, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। चौथा, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लिखना एवं पढ़ना दो कौशल हैं तथा यह दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, अतः विकल्प सी जो आपका है बिल्कुल तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर पर जो प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। दूसरा, भाषा की परीक्षा। तीसरा, अभिवृत्ति। और चौथा, शिक्षक का रवैया। 103 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन होता है। 104 नंबर पर प्रश्न है, पद्य गद्य और नाटक डैश 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 हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश 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 पहलुओं को समृद्ध करते हैं। पहला, भाषिक सौंदर्यात्मक। दूसरा, भाषिक ज्ञानात्मक। तीसरा, सांस्कृतिक साहित्यिक। चौथा, सांस्कृतिक भौतिक। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
105 नंबर पर प्रश्न है, कोई एक भाषा डैश 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 लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। पहला 3, दूसरा सभी, तीसरा सीमित, चौथा एक। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई एक भाषा एक लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर पर प्रश्न है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश 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 स्तर पर देखी जाती है और डैश 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 होती है। पहला चेतन स्वाभाविक, दूसरा अचेतन स्वाभाविक, तीसरा अचेतन कालबद्ध, चौथा सचेतन कालबद्ध। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सचेतन कालबद्ध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। 107 नंबर पर प्रश्न है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि पहला बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, दूसरा बच्चों को विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तीसरा बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए और चौथा बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बच्चों को विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। 108 नंबर पर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पहला पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, दूसरा हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, तीसरा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से और चौथा हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से होता है। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश 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 का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। पहला सौंदर्यबोध, दूसरा संस्कृति, तीसरा संप्रेषण, चौथा कला। तो दोस्तों 109 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प संप्रेषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम ही नहीं होती, बल्कि यह हमारी तार्किक सोच को भी निर्मित करती है। 110 नंबर पर प्रश्न है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा की पहला सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, दूसरा सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, तीसरा सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, चौथा सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। 111 नंबर पर प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला लिखित परीक्षा, दूसरा भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा मौखिक परीक्षा, चौथा व्याकरण की जानकारी। तो दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प भाषा प्रयोग की क्षमता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग की क्षमता होती है। 112 नंबर पर प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? पहला पियाजे, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा स्किनर, चौथा वाइगोत्स्की। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का विचार था। 113 नंबर पर प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे पहला भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, दूसरा कभी कोई त्रुटि नहीं करते, तीसरा अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, चौथा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। 114 नंबर पर प्रश्न है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डैश 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 से ग्रसित है। पहला डिसकैलकुलिया, दूसरा डिसग्राफिया, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा डिस्फेजिया। तो दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प तीसरा हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि रमेश की यदि सामान्य बातचीत ठीक है, पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, तो वह संभवतः डिसलेक्सिया से ग्रसित है। दोस्तों प्रश्न संख्या 115 से 120 तक के जो प्रश्न होंगे वो इस काव्यांश से होंगे, तो पहले हम लोग इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए हैं, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये कविता था और इस कविता के ऊपर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है 115 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, कवि को कोई कह रहा है कि पहला बाधाओं से दूर रहना चाहिए, दूसरा धरती और आसमान उसके लिए है, तीसरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, चौथा अजानी हवा में उड़ो। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प धरती और आसमान उसके लिए है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए कविता के आधार पर कवि को कोई कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए है। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह कौन सा है? पहला धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, दूसरा न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, तीसरा न संदेह कोई न व्यवधान कोई, चौथा अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प न अवरोध कोई न बाधा कहीं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवरोध और बाधा दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसके लिए दिया गया वाक्य न अवरोध कोई न बाधा कहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर पर प्रश्न है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? पहला दिशाएं, दूसरा हवा, तीसरा गगन, चौथा दिगंतर। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प दिशाएं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका इस कविता में कहा गया है कि कवि को दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं, ये कविता में कहा गया है। 118 नंबर पर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। पहला धरा, दूसरा पथ, तीसरा डगर, चौथा राह। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा धरा, क्योंकि पथ, डगर तथा राह तीनों परस्पर समानार्थी शब्द हैं, किंतु धरा जो है वो धरती का पर्यायवाची होता है, इसी कारण यह सबसे भिन्न और सबसे अलग है, इसलिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 118 नंबर के प्रश्न में। 119 नंबर पर प्रश्न है, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? पहला आकाश, दूसरा धरती, तीसरा दिशाएं, चौथा हवा। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा आकाश, क्योंकि कवि का विजय गीत गगन अर्थात आकाश गा रहा है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 120 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका हिंदी भाषा का, तीसरे पार्ट में कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, पहला सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा अव्यय, चौथा क्रिया। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा सर्वनाम, क्यों? क्योंकि कोई शब्द एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका तीसरे पार्ट में हिंदी भाषा का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों चौथा पार्ट है आपका अंग्रेजी भाषा का, और अंग्रेजी भाषा में आपका डायरेक्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, और पैसेज को पढ़ने के बाद से इसमें जो आंसर पूछा जाएगा इसका आसानी से आंसर इसी पैसेज में से ढूंढ करके बता देंगे। तो पैसेज में कह रहा है, पीपुल फेसेज लाइट अप व्हेन आई से आई टेस्ट चॉकलेट फॉर ए लिविंग, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिलीशियस। आई ऑल्सो हैव टू टेस्ट डिफेक्टिव चॉकलेट which might have a bitter or burnt flavor. I am usually in a small room, not allowed to talk and parked in front of a computer to log information. Sometimes the room has red lighting to disgust the appearance of the chocolate, so I can evaluate it only by taste, not appearance. I can sample as many as 30 chocolate per day so as to keep my palate active. If I spit the sweet back out, that another not so glamorous part of the job. Between sample I wait 30 seconds to let my sense rest, and I chew half an unsalted cracker biscuit and drink plain warm water. As carbonated water and ice numb one's sense, first I smell the chocolate and log its aroma. I also listen. If chocolate does not sound crisp when broken, it may be a sign it's old or was improperly stored. Then I place 1-inch bead in my mouth and leave it there for a few seconds. I press it against my palate and let it melt, recording the 4 basic tastes: sweet, sour, bitter and salty. Then I blow out short puff of air through my nose. Certain sense receptors in the back of our head are stimulated by oxygen. They allow us to smell food when we chew. Exhaling sharply can bring out aromas like berry, mushroom, tea, citrus, biswa, toast, cinnamon and swaru, spices that are sometimes too subtle for the nose to catch. I log these attribute to along with the texture. दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पैसेज था, और ये जो पैसेज था ये आपका जो चॉकलेट होता है उसके टेस्ट के ऊपर था, यानी कि चॉकलेट खाने में किस तरीके से कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन लगता है। तो दोस्तों उसी के ऊपर पूरा ये आपका पैसेज बताया गया है, और इस पैसेज के ऊपर आपका 121 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंग्रेजी भाषा में,
पीपुल गेट सरप्राइज व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हैज़ टू ईट बिटर चॉकलेट, सेकंड हैज़ टू वर्क इन ए स्मॉल रूम, थर्ड इज ए चॉकलेट टेस्टर, फोर्थ हैज़ टू वर्क अंडर रेड लाइट। तो दोस्तों 121 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इज चॉकलेट ए टेस्टर बिकॉज पीपुल गेट सरप्राइज व्हेन द नरेटर टेल देम दैट ही इज ए चॉकलेट टेस्टर। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कवि कहता है कि वह एक चॉकलेट टेस्ट करने वाला टेस्टर है। तो दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पर जो क्वेश्चन है, देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज, फर्स्ट हिज प्लेस ऑफ वर्क इज नैरो, सेकंड ही नेवर एट बर्न चॉकलेट, थर्ड ही हैज़ टू ब्लो आउट शॉर्ट पफ, फोर्थ ही कीप्स ऑन स्पीटिंग आउट चॉकलेट। तो दोस्तों 122 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन ही कीप्स ऑन स्पीटिंग आउट चॉकलेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज ही कीप्स ऑन स्पीटिंग आउट चॉकलेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 123 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द नरेटर कैन नॉट ईट एंड एंजॉय द चॉकलेट, फर्स्ट टू कीप हिज पैलेट एक्टिव, सेकंड एज इट हैज ए बॉर्न फ्लेवर, थर्ड एज इट हैज़ नॉट बीन स्टोर्ड प्रॉपरली, फोर्थ एज इट इज़ डिफेक्टिव। तो दोस्तों 123 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू कीप हिज पैलेट एक्टिव, क्योंकि लेखक चॉकलेट को खा नहीं सकता, उसका आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपने तालू यानी कि पैलेट को स्वाद परखने के लिए सक्रिय रखना होता है, जिसके कारण उसे चॉकलेट बाहर निकालनी पड़ती है। क्योंकि लेखक जो काम कर रहा है वो चॉकलेट को चखने का काम कर रहा है और वो चॉकलेट को चख करके बता रहा है कि कौन सा चॉकलेट सही है, कौन सा चॉकलेट खराब हो चुका है और किस चॉकलेट को कैसे सही कहाँ से कैसे रखा जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। 124 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर ऑफ डैश 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 एंड अगेन स्मेलिंग, फर्स्ट स्मेलिंग ब्रेकिंग लिसनिंग मेल्टिंग, फोर्थ मेल्टिंग लिसनिंग ब्रेकिंग स्मेलिंग, थर्ड ब्रेकिंग स्मेलिंग लिसनिंग मेल्टिंग, फोर्थ ब्रेकिंग लिसनिंग स्मेलिंग मेल्टिंग। तो दोस्तों 124 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन स्मेलिंग ब्रेकिंग लिस्टिंग और मेल्टिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस चॉकलेट टेस्टिंग इन स्मेलिंग, फर्स्ट स्मेलिंग ब्रेकिंग लिस्निंग मेल्टिंग बिल्कुल राइट और सबसे सटीक क्रम होगा। 125 नंबर पर जो क्वेश्चन है, लीव इट देयर व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज इनटू द पैसिव वॉइस इट्स बिकम, फर्स्ट इट वाज लेफ्ट देयर, सेकंड let it be left there, third let it was left there, fourth it is left there। तो दोस्तों 125 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन let it be left there बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि let it be left there बिल्कुल परफेक्ट आपका पैसिव वॉइस होगा leave it there का। 126 नंबर पे जो क्वेश्चन है, people's faces light up, the word light here is an, first verb, second adjective, third adverb, fourth noun। तो दोस्तों 126 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन वर्ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीपुल फेसेस लाइट अप जो है यहाँ पे लाइट जो है ये आपका क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब हो जाएगा। 127 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द वर्ड पाक्ड पैरा फर्स्ट में जो दिया गया है, पाक्ड का जो पैरा फर्स्ट में दिया गया है उसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेटेड, सेकेंड सीटेड, थर्ड रैन, फोर्थ मैनेज। तो दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन सीटेड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में जो पार्क दिया गया है उसका मतलब होता है सीटेड, यानी कि बैठने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। 128 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द वर्ड लॉग पैरा टू मीन्स, फर्स्ट कट, सेकंड एंजॉय, थर्ड टेस्ट, फोर्थ रिकॉर्ड। तो दोस्तों 128 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन रिकॉर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में जो लॉग दिया गया है उसका मतलब होता है रिकॉर्ड। दोस्तों आपका 129 से 143 नंबर का जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 129 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फर्स्ट आर बिलिंगुअल, सेकंड शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, थर्ड शेयर होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम एंड फोर्थ आर मल्टीलिंगुअल। तो दोस्तों 129 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेयर होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ए स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। 130 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम मीन्स, फर्स्ट मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, second making a link between the textbook and its structural parent and grammatical items, third dealing with learners having learning difficulties, fourth showing a picture and asking learner to write a story।
तो दोस्तों 130 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्टिवेटिंग लर्नर स्कीम मीन्स मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। 131 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड इज टू फर्स्ट जनरेट ग्रामर रूल, सेकंड मेमोराइज ग्रामर रूल, थर्ड लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, फोर्थ इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट। तो दोस्तों 131 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट, because as per Noam Chomsky theory the role of language acquisition device is to imitate the language of adults। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रिफर्स टू फर्स्ट यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकैबुलरी, सेकंड पैराफ्रेजिंग, थर्ड प्रीविजिंग, फोर्थ यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। तो दोस्तों 132 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लू टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। 133 नंबर पे जो क्वेश्चन है, डिप्थंगस आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सेमी वॉवेल, सेकंड प्योर वॉवेल, थर्ड वॉवेल विथ वीक साउंड, फोर्थ ग्लाइड वॉवेल। तो दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्लीड वॉवेल्स, बिकॉज डिप्थंगस आर ऑल्सो नोन एज ग्लीड वॉवेल्स। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर पे जो क्वेश्चन है, यास्मीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गेव हर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क देम टू फाइंड इंपॉर्टेंट नोटिस एंड नेम्स ऑफ प्लेसेज एंड हिस्ट्री टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट ए रिपोर्ट। दिस एक्टिविटी इज नोन एज फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, थर्ड पीयर वर्क, फोर्थ प्रोजेक्ट वर्क। तो दोस्तों 134 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस एक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो ये एक्टिविटी करा रही है यास्मीन अपने स्टूडेंट से, इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जाएगा। 135 नंबर पे जो क्वेश्चन है, मृदुस्मिता वाइल टीचिंग ए लेसन ऑन एटम्स फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक गेव हर स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड ऑन द थीम। The activity included vocabulary and debate on the usage of atomic energy. What is this strategy known as? First, language across curriculum, second, language in other subject, third, language of science and fourth, language through science। तो दोस्तों 135 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम, यानी कि इस तरह की रणनीति को स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे, लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम। 136 नंबर पे जो क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग टू ए स्पीच इन इंग्लिश समटाइम्स वी लिसन टू बेसिक यूनिट ऑफ ए साउंड एबल एंड वर्ड देन ए सेंटेंस एंड देन ए पैराग्राफ टू डिकोड द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट स्पीच। दिस मेंटल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज फर्स्ट बॉटम अप्रोच, सेकंड मिडिल पाथ अप्रोच, थर्ड इंटरैक्टिव मॉडल, फोर्थ टॉप डाउन अप्रोच। तो दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच, बिकॉज दिस मेंटल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज ए बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस तरीके के जो प्रोसेस होगा इसको क्या कहेंगे, बॉटम अप्रोच। 137 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इन फ्री राइटिंग ए लर्नर इज इंगेज इन फर्स्ट राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हर हिज माइंड, सेकंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, थर्ड लिसनिंग आउट द थिंग्स ही हैज जस्ट मेमोराइज, फोर्थ राइटिंग विथ स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो दोस्तों 137 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इन फ्री राइटिंग ए लर्नर इज इंगेज इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। 138 नंबर पे जो क्वेश्चन है, सुशीला डिस्कस ए शॉर्ट स्टोरी इन द क्लासरूम एंड आस्क हर स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द theme of the story. What is the writing known as? First, a long answer, second, short essay, third, writing for a newspaper and fourth, extrapolative writing। तो दोस्तों 138 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज सच ए राइटिंग इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेटिंग राइटिंग, यानी इस तरीके की कार्य को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। 139 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट टेल क्वेश्चन, सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, थर्ड क्रिटिकल क्वेश्चन एंड फोर्थ हेड क्वेश्चन। तो दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टेल क्वेश्चन, बिकॉज ए क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो नोन एज टेल क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
140 नंबर पे जो क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू फर्स्ट यूज लिटरेरी डिवाइस मोर इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग, फर्स्ट ब्रेन स्टॉर्म एक्सप्लोर एनी आइडियाज एंड एक्सपेंड इट, थर्ड लर्न पैसिवली ईच ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम्स एंड फोर्थ मेमोराइज द ग्रामर रूल्स। तो दोस्तों 140 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्म एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट, बिकॉज माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू ब्रेन स्टॉर्म एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सप्लेन इट, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 141 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ए कंट्रोल मैनर बाय फर्स्ट करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस रिटन बाय द लर्नर, सेकंड डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज, थर्ड एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फोर्थ गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज। तो दोस्तों 141 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस इन कंट्रोल मैनर बाय एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 142 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग फर्स्ट केयरफुली फॉर वर्ड हिस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन, second to judge the speaker mood and tone, third carefully to what is said and responding, fourth curiously to what is said। तो दोस्तों 142 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग। तो दोस्तों 142 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 143 नंबर पे जो क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ लर्नर इज फर्स्ट पीरियोडिक असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, सेकंड पीरियोडिक असाइनमेंट ऑफ टीचिंग, थर्ड कंटिन्यूअस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स एंड फोर्थ कंडक्टिंग कंटिन्यूअस टेस्ट। तो दोस्तों 143 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीरियोडिक असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, because continuous and comprehensive evaluation of learner is periodic assignment of learning। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 144 नंबर से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश भाषा में, वो आपके रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हम लोग पहले इस पैसेज को रीड कर लेते हैं और इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आसानी से इजीली आंसर इसी पैसेज में से ढूंढ करके सर्च करके बता देंगे। तो दोस्तों ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द कितूर फोर्ट। द कितूर फोर्ट के बारे में पूरा ये पैसेज होगा। वन कैन सी टूडे ओनली द डिलेपिडेटेड वॉल्स एंड ruins ऑफ द ग्रेट फोर्ट विच वॉज वंस नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एज वन गोज टुवार्ड द फोर्ट इट इज बहादुरगढ़, situated to the southwest of the fort and outside of it on a natural hill rock, the highest in the plain. The Bahadur Garh, which was the watchtower, provides a most panoramic and commanding view of the sparsely wooded surrounding region of green grassland, fading as if gradually into soft contours hills in the west, and Rangatikere, where Rani Chennamma fought her last stubborn fight against the British with almost savage determination. The actual fort, circular in plan, consisted of double wall separated by moats on their outer side with semicircular basins on the exterior of the outer wall. It had originally the main gateway on the east, approached by the causeway across the outer moat known as an onda, which was used for batching the elephants. The entrances through the walls are deliberately not aligned, evidently in the interest of security. After passing by the winding path through the walls, one is led to the front side of the imposing main entrance of the palace, located near the northern arc of the inner fort wall. To the south of the palace inside the fort are the ruins of the horse stables and foundations of residential building, probably meant for the important official of the palace. To the southwest is the heavily built watchtower, relieved by a series of parallel buttresses as रेगुलर इंटरवल। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये आपका कितूर फोर्ट के बारे में, कितूर किला जो है
रानी चेन्नम्मा के द्वारा जिस समय लड़ाई हुआ था ब्रिटिशों से, उस समय के बारे में ये जो किला है कितूर किला, उसी के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसी पैसेज के ऊपर आपका 144 नंबर पर जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट, फ्रॉम इट वन कैन एंजॉय ए व्यू ऑफ द हिल्स इन द ईस्ट। सेकेंड, इट वाज यूज एज ए वॉच टावर। थर्ड, रानी चेन्नम्मा रूल कितूर फ्रॉम हियर। फोर्थ, बहादुरगढ़ इज सिचुएटेड इनसाइड द कितूर फोर्ट। तो दोस्तों 144 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन जो है, इट वाज यूज ए वॉच टावर, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज बहादुरगढ़ वाज यूज एज ए वॉच टावर। 145 नंबर पे जो क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फर्स्ट इन द कंट्रोल्ड हिल्स, सेकंड एट रंगटीखेरे, थर्ड इन बहादुरगढ़ फोर्ट, फोर्थ इन द वुडेड ग्रासलैंड। तो दोस्तों 145 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एट रंगटीखेरे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज रानी चेन्नम्मा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एट रंगटीखेरे। तो जो रानी चेन्नम्मा ने लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ, वो रंगीटेखेरे में लड़ा था। 146 नंबर पर जो क्वेश्चन है, फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड इजिली गेट। फर्स्ट, टू सी टॉल रग्ड हिल इन द वेस्ट। सेकेंड, ए लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड। थर्ड, टू सी ए नेचुरल हिल रॉक। फोर्थ, ए कमांडिंग व्यू ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। तो दोस्तों 146 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन ए लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड इजिली गेट ए लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड। यानी कि बहादुरगढ़ से जब आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको पूरी तरीके से हरा भरा जो ग्रासलैंड है वो दिखाई देगा। 147 नंबर पर जो प्रश्न है, ऑन अलाइंड गेट्स इन द वॉल। फर्स्ट, मेक द फोर्ट सिक्योर। सेकेंड, मेक द फोर्ट इनसिक्योर। थर्ड, मेक द वॉल लुक्स इम्पोजिंग। फोर्थ, मेक द एंट्री इजी। तो दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेक द फोर्ट सिक्योर, बिकॉज ऑन अलाइन गेट्स इन द वॉल्स मेक द फोर्ट सिक्योर। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स 148 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डैश 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 एज वंस गोज टू वार डैश डैश डैश। वन इन द above clause इज ए एन। फर्स्ट वर्ब, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ नाउन। तो दोस्तों 148 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन प्रोनाउन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? बिकॉज वन इन द above clause इज ए प्रोनाउन, यानी कि वन का इस्तेमाल जो हुआ है यहाँ पे वो आपका प्रोनाउन के रूप में हुआ है, सर्वनाम के रूप में हुआ है। 149 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डैश 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 एंड कमांडिंग व्यू ऑफ डैश डैश डैश। कमांडिंग इन द अबव फ्रेज इज ए एन। फर्स्ट वर्ब, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड एडवर्ब, फोर्थ नाउन। तो दोस्तों 149 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सेकेंड जो एडजेक्टिव है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए जो ये पैराग्राफ दिया गया है इस फ्रेज में आपका कमांडिंग एक एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका 21 फरवरी 2016 सीटेट पेपर सेकंड द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई थी जूनियर स्तर की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए 2016 में, उसमें आपका 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया था। द वर्ड लैंडमार्क मीन्स द सेम एज। फर्स्ट एडवेंचर, सेकंड हिल, थर्ड प्लेन, फोर्थ मार्कर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में जो 150 नंबर पर है इसमें सही आंसर होगा आपका फोर्थ मार्कर, बिकॉज लैंडमार्क और मार्कर समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ सीमा चिन्ह और थल चिन्ह होता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन मार्कर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये 21 फरवरी 2016 सीटेट पेपर सेकंड कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर स्तर की जो परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट में, उसमें जो पूरे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसका सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के आगामी सीटेट 2020-21 में जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो देखने से ये अनुभव मिलेगा कि आखिर में सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं और कितने जो क्वेश्चन हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरीके से क्रमशः कठिन होता जा रहा है, ये सब समझने में आप सभी को आसानी होगा। जितना भी आप लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2011 से लेकर के 2019 तक के, वो सारे पेपरों का हल अगर आप लोग देख लेंगे तो मैक्सिमम तैयारी आप लोगों की सीटेट की हो जाएगी। और दोस्तों
हमारे इस चैनल पर ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आप लोगों को सीटेट 2011 से लेकर 2019 तक के सभी प्रश्न पत्रों का प्राइमरी स्तर का सारे पेपरों का हल करके ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और अब पेपर सेकंड यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर स्तर का पेपर सेकंड का अब अपलोड किया जा रहा है, जिसमें 3 साल का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है पेपर सेकंड वाले में भी जूनियर स्तर के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त करते हैं, यहीं पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।